आज हम एटम की कहानी को खत्म करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको कंप्लीटली फील दिला दूंगा कि एटम होता क्या है। दूसरी बात, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको कहानी की तरह याद होगा। तीसरी बात, चैप्टर पढ़ने के बाद जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाओगे। और चौथी बात, कोई सा भी क्वेश्चन आप नहीं करोगे मिस। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन से लेक्चर को, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, एटम जो है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। यहां तक अभी हम सबको पता चल चुका था। अब दिमाग खराब साला यहां पे हो गया कि यार ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एटम के अंदर रहते कैसे हैं, कि सर पॉजिटिव कैसे मतलब पड़ा हुआ है, नेगेटिव कहां पड़ा हुआ है, कोई पता नहीं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है जे जे थॉमसन। क्या नाम है भैया? जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन का दिमाग खराब हो गया और वो इसी बात को सोचते रहते थे कि यार ये एटम होता कैसे है, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रहते होंगे, इसमें प्रोटॉन कैसे रहते होंगे। और एक दिन वो खा रहे थे भैया डाइनिंग टेबल पर तरबूज। उनका दिमाग खराब, अच्छा तरबूज, कह दिया ऐसा ही एटम है। क्या बोल दिया कि भैया यही एटम है। मतलब समझे नहीं सर? अरे भैया उन्होंने कहा कि जो तरबूज में लाल लाल वाला जो हिस्सा है, रेड जो पार्ट है, रेड पार्ट तो होता है पॉजिटिव की तरह, और जिस तरह इसमें बीज फंसे हुए हैं ये सीड्स किसकी तरह बिहेव करते हैं? सीड्स बिहेव करते हैं नेगेटिव चार्ज की तरह, दैट मींस इलेक्ट्रॉन। मतलब रेड पार्ट तो कैसा हो गया आपका? पॉजिटिव, और नेगेटिव पार्ट मतलब सीड्स। उन्होंने बोल दिया कि भैया हमारी तरफ से तो एटम ऐसा होता है। कह के चद्दर तान के बढ़िया सो गए और नियम वियम लिख दिया उन्होंने। लो थ्योरी वोरी लिख लुक के किताब में छाप दी, कह दिया कि भैया ये है एटम। तो थॉमसन के इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। अब ये बात जब इन्होंने कह दी तो इनके एक जूनियर हैं जिनका नाम है रदरफोर्ड। उनका है ना दिमाग सरक गया। उन्होंने कहा यार ऐसे कैसे, मतलब कोई आदमी खाना खा रहा है, खाना खाते खाते कह देगा कि ये भैया पॉजिटिव है नेगेटिव है। दिमाग खराब। उन्होंने दो लोंडे बुलाए। उनका नाम क्या क्या था? एक का नाम था गाइगर और एक का नाम था मार्सडन। क्या क्या नाम थे भैया? गाइगर और मार्सडन। इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने एक सेटअप तैयार करके दिया। उन दोनों को चुपचाप में एक कमरे में ले गए और कहा कि ये एक सेटअप है, अगर हमारा एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है तो अपन कह देंगे थॉमसन गलत है, और थॉमसन अगर सही हो गया तो भी हम कह देंगे क्या बात है यार थॉमसन सर, आपने तो मजे बांध दिए। तो आइए अब जानते हैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंटल सेटअप को, इन्होंने ये सेटअप किस तरीके से बनाया। सबसे पहले ये बात जान लीजिए, रदरफोर्ड ने क्या किया। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ली। क्या ली रदरफोर्ड ने? गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल क्यों ली, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझने के लिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक इस तरीके से दीवार करवा दी। सबसे पहले क्या करवा दी? एक दीवार। ये जो दीवार थी, ये दीवार किसकी थी भैया? लेड की। किसकी थी बेटा? लेड की। ओके सर। इसके अंदर रदरफोर्ड ने उस टाइम पर कौन सी चीज रखी थी? बिस्मिथ रखी थी। क्या रखी थी बेटा? याद रखिएगा भैया, क्या रखा था? बिस्मिथ। बिस्मिथ क्या होता है सर? बेटा बिस्मिथ होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कि सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं? जिनमें से हमेशा रेडिएशंस निकलती रहती है। कि सर ये रेडिएशंस क्या होती हैं? अभी जिसकी मैं बात करूंगा वो होगा अल्फा पार्टिकल। वो कौन सा पार्टिकल होगा? अल्फा पार्टिकल। जैसे आप एक्सरे वगैरह कराते हो ना, तो वो भी रेडिएशंस है। तो अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे तो रदरफोर्ड ने जो यूज लिया वो क्या यूज में लिया? अल्फा पार्टिकल। और इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। अब याद रखना क्वेश्चन नंबर 1, क्या यूज में लिया इसने? बिस्मिथ। बिस्मिथ को इन्होंने जब 5.5 मेगा हाई एनर्जी पर रखा ना, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकले भैया। अब सुनना ध्यान से कि सर अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल यहां से निकल करके चारों तरफ भागेंगे। रदरफोर्ड चाहते थे कि ये चारों तरफ नहीं भागें, ये कैसे जाएं? बिल्कुल एक सीधी लाइन में जाएं, घोड़े की तरह। तो जब ये सीधी लाइन में कब जाएंगे बताओ? जब चारों तरफ इसने क्या लगा दी? लेड की ईंटें लगा दी। कि सर ये लेड होता क्या है? कि सर ये लेड होता क्या है? बेटा लेड पता क्या काम करता है? पुलिस का काम करता है। कि सर कैसे? अगर अल्फा पार्टिकल इनको दिख गया इधर जाता हुआ, तुरंत दबोच देते हैं लेड। लेड क्या कर देते हैं? अल्फा पार्टिकल को धर लेते हैं तुरंत से, कहां जा रहा है। इसीलिए अल्फा पार्टिकल चुपचाप घोड़े की तरह यूं लगाते हुए सीधे सीधे जाते हैं कि भाई हमें इधर उधर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल सीधे। और इसको बोलते हैं कोलिनियर। अल्फा पार्टिकल्स को कोलिनियर सेटअप के लिए रदरफोर्ड ने लेड की ईंटों का यूज करा। ये लो। ओके सर। फिर इसने क्या किया बेटा? एक इस तरीके से सेटअप बनाया और इसके अंदर पॉलिश कर दी किसकी? जिंक सल्फाइड की। यहां अंदर अंदर किसकी पॉलिश कर दी उसने? ये वाला पोर्शन में।
किसकी पॉलिश करी? जिंक सल्फाइड, मतलब सर ZnS। अच्छा, ये पॉलिश क्यों की? क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल इससे स्कैटर्ड करेगा, यानी जब टकराएगा, तो हमें वहां पर एक स्पार्क दिखाई देगा। स्पार्क का मतलब चमक दिखाई देगी। अच्छा, मतलब जैसे ही अल्फा पार्टिकल गया, पटाक चमक दिखाई देगी, पुचुक, और चमक दिखाई देगी तो हमारे को पता चल जाएगा कि अल्फा पार्टिकल कैसे कैसे जा रहा है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? अच्छा, अब इसको इसने गुजारा किसमें से? एक ले ली बेटा गोल्ड फॉइल। क्या ले ली इसने? एक गोल्ड फॉइल। मैं यहां मेंशन कर देता हूं, गोल्ड फॉइल, सोने की पन्नी ले ली। इसकी थिकनेस रखी इसने 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ध्यान सुनिएगा, कितनी थिकनेस रखी भैया इसने? 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। और इसीलिए गोल्ड फॉइल का यूज करा कि इसको सबसे पतला बनाया जा सकता था। तोड़ तोड़ के खींच के पटक पटक के क्या कर दिया? इसको पतला बना दिया। क्वेश्चन नंबर 1, बिस्मथ यूज में लिया, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, लेड की ईंटें ली जिससे कोलिनियर अल्फा पार्टिकल जाएंगे, जाने के बाद गोल्ड फॉइल से टकराएंगे और गोल्ड फॉइल में से पास होने के बाद ये जिंक सल्फाइड पर स्कैटर करते थे। और इसको देखने के लिए उसने एक माइक्रोस्कोप का यूज कर लिया, जो क्या कर सकता था? इस प्लेटफॉर्म पर मूव कर सकता था इस तरीके से कि भैया कहां कहां पर स्कैटरिंग हो रही है। इस तरीके से इसको मूव करके हम देख लेते कि स्पार्क कहां कहां पर है। अब इस पूरे प्रोग्राम को देखने के लिए इसने 2 आदमी लगाए। दोनों आदमी का नाम क्या था? एक का नाम था गाइगर और एक का नाम क्या था? मार्सडन। दोनों ने बहुत टाइम तक भैया देखा, ऑब्जर्व किया बहुत सारी चीजों को, और कुछ ऑब्जर्वेशन वो लेकर के आए कि सर क्या क्या ऑब्जर्वेशन लाए। उन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो बिना स्कैटर्ड हुए कैसे निकल जाते हैं? सीधे निकल जाते हैं। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बिना स्कैटर्ड हुए कैसे निकल जाते हैं? एकदम बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं। फिर देखा कुछ अल्फा पार्टिकल किसी एंगल पर मुड़ जाते हैं भैया, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं अपने पाथ से। कुछ अल्फा पार्टिकल्स एंगल पर मुड़ जाते हैं। और बहुत कम अल्फा पार्टिकल, लगभग लगभग एनसीईआरटी का मेंशन किया हुआ है भैया 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल। कितना भैया? 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पर वापस आया। कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। मतलब सर ये वाला एंगल तो 90 होता है, यानी इस पर आ गया। यहां पर ये वापस लोड करा रहे हैं। कितने? 8000 में से एक। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि नियर अबाउट 20,000। कितना है भैया? 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक ही अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जाने के बाद टकरा करके सीधा वापस आ गया, टकरा करके सीधा वापस आ गया। ये सारे ऑब्जर्वेशन इन्होंने करे कई सालों तक, और करने के बाद ये सारी चीजें लेकर के आ गए किसके पास में? रदरफोर्ड के पास में। अब रदरफोर्ड के पास आ गए। रदरफोर्ड को इसने बताया, भैया कोने में वापस चले गए चुपचाप कमरे में, गुप्त जो कमरा था उसका, उसमें इन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस की उनके बारे में भैया साइंटिस्ट आए, तीनों ये बैठे। इन्होंने कहा कि साहब हमने ऐसी ऐसी चीजें देखी। रदरफोर्ड ने कहा 1 मिनट बताओ, सबसे पहले आपने क्या देखा? उन्होंने कहा कि साहब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल हमने देखा सीधे जा रहे थे। रदरफोर्ड ने कहा अच्छा सीधे जा रहे मतलब? कोई चीज कब मुड़ती है? मैं सीधा आता रहूं मुड़ जाऊं, ये देख टकरा जाऊंगा मैं, इसका मतलब यहां आने के बाद मैं मुड़ जाऊंगा। जैसे ही मैं कैमरे के पास आऊंगा मैं क्या हो जाऊंगा? मुड़ जाऊंगा। क्यों मुड़ा? क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ था। रदरफोर्ड ने कहा इसका मतलब कुछ भी नहीं है। कोई अगर सीधा सीधा जा रहा है तो मतलब कुछ भी नहीं है। मुड़ेगा कब? जब कुछ आ जाएगा। सीधा सीधा जा रहा है मतलब कुछ भी नहीं है। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि रदरफोर्ड ने ये कहा कि भैया एटम का बहुत सारा हिस्सा कैसा होता है? खाली होता है, यानी मोस्टली पार्ट एम्प्टी। कैसा है? एम्प्टी है। बहुत सारा पार्ट कैसा है भैया? एटम का खाली है। उसके बाद उसने कहा भैया और बताओ क्या देखा? तो वो कहने लगे कि सर और हमने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल पर मुड़ रहे हैं और कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल ज्यादा पर मुड़ रहे हैं। अच्छा, उसने कहा कि यार इसका मतलब सेंटर में कुछ ना कुछ तो है। इसका मतलब सेंटर में कुछ ना कुछ तो है जिसकी नेचर कैसी है? पॉजिटिव। कि सर क्यों 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 क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल की नेचर कैसी होती है? पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल की नेचर कैसी होती है? पॉजिटिव। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं? हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है
उसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। किसको कहते हैं? हीलियम का न्यूक्लियस। मतलब सर हीलियम अगर अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देता है तो केवल क्या बचेगा बोलो? हीलियम का न्यूक्लियस बचेगा। तो उस पर चार्ज कैसा होगा हमारे पास में? प्लस होगा। तो याद रखिएगा अल्फा पार्टिकल की जो नेचर होती है कैसी होती है? पॉजिटिव। दूसरी बात, अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है कितना होता है? 2e प्लस के 2e प्लस के 2e। 2 पॉइंट याद रख लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे हम। क्लियर है वाली बात? ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल पर मुड़ने लगे, तो इसने एक बात कही कि भैया बात ऐसी है कि बीच में कुछ ना कुछ चीज है जो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रही है, और जो भी बीच में है वो बहुत तगड़ी चीज है। यूं आया सीधा सीधा रिपल्जन फोर्स लग गया, और कोई चीज अगर दूर से जा रही है तो रिपल्जन फोर्स कम लग रहा है। इसका मतलब इसने कह दिया कि भैया बीच में जो भी कुछ है उसी को मैं आज से कहूंगा न्यूक्लियस। क्या कहूंगा? न्यूक्लियस। और इस बात को कहते ही जो इससे पहले साइंटिस्ट आए जो रदरफोर्ड के सीनियर थे, बताओ क्या नाम था उनका? थॉमसन। थॉमसन का एक्सपेरिमेंट गलत हो गया। अब तू सोच कैसे हुआ गलत? मेरे को ये बता दे, तू सोच अगर तरबूज देखा ना तूने, तरबूज कैसा होता है? ऐसा होता है, लाल, बहुत ही भयंकर तरबूज है। ठीक है सर। और तरबूज में उसने कहा लाल हिस्सा किसकी तरह है? पॉजिटिव की तरह। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव से टकराता तो ज्यादा कण कैसे आने चाहिए थे बोलो? वापस आने चाहिए थे, क्योंकि लाल हिस्सा ज्यादा फैला हुआ होता है। समझ में आ रही बात? नहीं है? ज्यादा अल्फा कण वापस आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसने कह दिया भैया थॉमसन आपका हो गया पत्ता साफ, अब हम बताया वो नियम सही होगा। और इस टाइम पर ये बहुत तगड़ी रिसर्च थी जो किसने करी? रदरफोर्ड ने। किसके साथ मिलकर करी? गाइगर और मार्सडन के साथ में मिलकर करी। समझ में आ गई भैया? मैंने आपको बता दिया उस दिन कमरे में क्या हुआ था, ये पूरा प्रोसेस हुआ था, और रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट दे दिया। अब सुनो एग्जाम में किस किस नाम से आता है? रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या फिर गाइगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। बात आई समझ में? नहीं आई? तो यहां से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिफाइन किया। न्यूक्लियस की डेफिनेशन आती है, क्या होगा बताओ? कि भैया मोस्टली मास एंड कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आर कॉन्सेंट्रेट एट द सेंटर ऑफ एटम विच इज नोन एज न्यूक्लियस। दैट मीन सारा का सारा तो पॉजिटिव चार्ज और लगभग लगभग पूरा का पूरा मास सेंटर पर होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस की कहानी खत्म हो गई। ये कहती भैया रदरफोर्ड आ गया, और रदरफोर्ड ने कह दिया थॉमसन का मॉडल गलत हो गया। इसके बाद खूब जश्न मनाने लगे। अब देखिए जश्न, इतनी खुशी हुई रदरफोर्ड को, इतनी खुशी हुई वो ये बताना भूल गया यार कि इलेक्ट्रॉन के बारे में भी तो बताना है। खुशी में पागल हो गया वो, और इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बता पाया। क्यों नहीं बता पाया? उससे पूछा कि ठीक है ठीक है ठीक है, एक चीज बता दी, ढप जा। अब इसको ढपा दिया। ढपने के बाद क्या होता है? इससे पूछा गया कि बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इसने कहा रुको मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉन कहाँ है। इसने थ्योरी पढ़ रखी थी इलेक्ट्रिक वाली। इलेक्ट्रिक वाली थ्योरी क्या कहती है? अगर कोई चार्ज पार्टिकल, कैसे सुनना, देखो ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये कोई चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेट मोशन करता है। एक्सेलरेट मोशन का मतलब है उसकी वेलोसिटी में चेंज। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी वेलोसिटी में हमेशा चेंज होता है। तो जब भी ये वाली मोशन करने लगा, एक्सेलरेटेड मोशन, तो इसकी एनर्जी में क्या होने लगेगा बोलो? लॉस होने लगेगा। और जब एनर्जी में लॉस होने लगेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज तो यही चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा इसके पास आ जाए, लेकिन इसके पास एनर्जी है तो ये भी नाटक कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये घूमता रहता है तो इसकी एनर्जी में लॉस होता जाता है, और इसकी एनर्जी में लॉस होते 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 एक टाइम के बाद ये कहां पर आकर गिर जाएगा बताओ? न्यूक्लियस में आकर गिर जाएगा। ओ, इस हिसाब से तो सर एटम अगर इतना बड़ा है तो धीरे 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 छोटा होते होते खत्म हो जाएगा वो। तो इसने तो स्टेबिलिटी नहीं बताई। किसकी स्टेबिलिटी नहीं बताई? एटम की। इसने नहीं बताया कि एटम स्टेबल है या नहीं है। तो याद रख लीजिए ड्रॉबैक एटम। रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक नंबर 1, ही डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। कैसे? वो सारी चीजें लिख दीजिएगा। एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, लॉस एनर्जी, और ड्यू टू दिस इट विल फॉल डाउन टू द न्यूक्लियस। तो भैया इसने स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। अब स्टेबिलिटी के बारे में कौन बताता है? अब रदरफोर्ड के जूनियर आते हैं। प्रोसेस चल रहा बहुत जबरदस्त। कौन आ रहे हैं? रदरफोर्ड के जूनियर। उनका नाम है नील्स बोहर। क्या नाम है भैया? नील्स बोहर। रदरफोर्ड की एक कमी और है, एक ड्रॉबैक और है। इन्होंने कहा कि जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस होता है। इसके बारे में थोड़ी देर में भी समझ में आ जाएगा, बस खाली अभी याद रख लीजिएगा। दो कमियां हैं इसकी।
स्टेबिलिटी नहीं बताया, और इसने क्या कहा, स्पेक्ट्रम कैसा होता है, कंटिन्यूअस। फील लेना है अपने को, रटना नहीं है, तो 5 मिनट बाद देखेंगे स्पेक्ट्रम होता क्या है। क्लियर है? तो ये था रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसके बाद अब हम आते हैं नील्स बोर के एक्सपेरिमेंट पे, जो हमारा डिटेल में जाने वाला है। क्लियर है? कर दे शुरू। चलो, अब नील्स बोर स्टार्ट करने से पहले दो चीजें और हम देखते हैं। नंबर 1, इन्होंने न्यूक्लियर के बारे में बताया, तो आइए जानते हैं न्यूक्लियर का साइज कितना होता है। न्यूक्लियर का साइज, बाकी आप याद रखिएगा, न्यूक्लियर का जो साइज है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर, और एटम का साइज कितना होता है 10⁻10 मीटर। माइनस के 15 को तो बोलते हैं बेटा फर्मी, क्या कहते हैं, फर्मी, और -10 मीटर को बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। दो चीजें याद रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस, फर्मी मीटर। व्हाट इज द साइज ऑफ एटम, एंगस्ट्रॉम। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? ये -14 से -15 तक चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियर का साइज जो है वो हुआ कैसे होगा। हम उस एक अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे जो गया होगा और वापस आ गया होगा। सुन बेटा, आ देख, ध्यान से सुन। नंबर 1, ये क्या ले लिया बताओ हम लोगों ने, न्यूक्लियस। ठीक है सर, और यहां मान लीजिए आप, ये कौन है भैया, अल्फा पार्टिकल। ये कौन है, अल्फा पार्टिकल। अब सुनना, ये अल्फा पार्टिकल यहां से भागा होगा, कितनी स्पीड से भाग रहा है बोलो, ये v वेलोसिटी से, कि मैं देख के आऊं, रुक जा कौन खड़ा हुआ है वहां पर। ये भागा भागा, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, जब भी कोई भी चीज भागी तो उसके पास एक ही एनर्जी आ गई, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गए है सर 12mv²। बोलिए भैया, ये सबको आता होगा आई होप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनना ध्यान से, क्या ये यहां से तो तू भाई, ये भाग, मैं देख के आता हूँ रुजा कौन है, और भागता भागता गया होगा, सांसें इसकी फूल गई होंगी जैसे ही ये पहुंचा होगा कहां पर, अरे भैया ये तो बहुत बड़ा है और पॉजिटिव हो रहे हैं, ये तो मेरे को मारेगा बहुत तेज। लेकिन ये लीडर होगा, आप इमेजिन तो करो, ये कौन होगा, लीडर होगा, तभी तो ये भागते हुआ गया होगा। सोच रहा होगा स्क्रीन तो टच करके आऊंगा एक बार यार। ये गया होगा, यहां पर स्क्रीन टच की होगी, और यहां से वापस जब ये दुम दबा के भागा, तो यहीं से हमारे को न्यूक्लियर साइज के बारे में पता चलेगी, और इसको बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। यानी ये अल्फा पार्टिकल की अप्रोच कहां तक जाने तक थी, यानी ये कहां तक जा पाएगा बताओ, यहीं तक तो जा पाएगा, इसकी स्क्रीन तक, इसकी सरफेस तक। तो यहां से लेकर के अगर सेंटर से मैं डिस्टेंस निकालना चाहूं ये वाली, तो इसको मान लो r0। r0 क्या होगी बताओ, क्लोजेस्ट अप्रोच होगी। कौन सी अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच, जो रेडियस की तरह बिहेव करेगी। रेडियस को मान लो आप एक तरीके से, न्यूक्लियर क्या होगी, रेडियस। अब मुझे एक बात बताओ, मान ले कोई आदमी भागता हुआ जा रहा है, भाग रहा है, इधर पलटने से पहले उसकी वेलोसिटी 0 होगी। याद रखिएगा, जब भी कोई भी मोशन हो रही हो, वहां पर अगर डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी अपोजिट होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। इधर भागा, रुकेगा, रुकने के बाद फिर इधर भागेगा। समझ में आई बात, नहीं आई? तो यहां पर वेलोसिटी 0 होगी। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो। और वेलोसिटी 0 हो गई तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाएगी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी। बिल्कुल बदल जाएगी सर। तो पोटेंशियल एनर्जी में बदल दो आप। पोटेंशियल एनर्जी को किससे लिखते हैं, यू से। इसका फॉर्मूला जानते हो आप क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन R। चैप्टर नंबर 2 से आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रख, बिल्कुल 0 से पढ़ा रहा हूं। फॉर्मूला याद रख ले, के Q1 Q2 अपॉन R। ओके सर। Q1 अल्फा पर बताओ अब तुम मुझे, चार्ज कितना होता है बताओ, अल्फा पर चार्ज कितना होता है, कि सर Q1 बराबर अल्फा पर जो चार्ज होता है वो होता है +2e। शाबाश शाबाश। और ये हो गया न्यूक्लियर। न्यूक्लियर पर बताओ साइज, वो कितना होगा भैया चार्ज, इसको बता दो कि सर इस पे कितना चार्ज होगा। अलग अलग न्यूक्लियस के लिए अलग अलग होता है। कितना होता है, जितनी सर एटॉमिक नंबर है उतना ही चार्ज होगा। एटॉमिक नंबर को किससे लिखते हैं, Z से। तो याद रख लेना, न्यूक्लियर पर जो चार्ज होता है वो कितना होगा हमारे पास, Ze। कितना चार्ज होगा, Ze। दोनों चार्ज की वैल्यू मैं पुट करता हूं, U इज इक्वल टू के Q1 कितना 2e इंटू में Ze अपॉन में R। ध्यान से देखिएगा, U कितना आता है 2 Z, E इंटू ई स्क्वायर अपॉन में R। इक्वेशन नंबर 2। अब हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि भैया एक बात बताओ, ये भागता गया, फिर रुका, उसके बाद पलटा, फिर इधर गया, तो इसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो गई,
पोटेंशियल एनर्जी में। दैट मीन्स यहां पर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कि सर वो तो ये रहा, हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का 2kZe² अपॉन आर नोट। निकालना क्या है कि सर निकालना तो आर है, निकालना तो क्या है बोलो, आर है। तो आर निकालने के लिए क्या करो कि सर आर नोट इज इक्वल टू 2kZe² अपॉन, बेटा आर नोट को तो मैं इधर ले आया और हाफ एम वी स्क्वायर को इधर ले जाओ। अब आप मुझे बताओ, फॉर्मूला तो आप याद रख लीजिए, लेकिन मैं चाहता हूं न्यूमेरिकल अप्रोच भी आपकी स्ट्रांग हो जाए, तो उसके लिए ध्यान रखना यहां पर क्या मैं हाफ एम वी स्क्वायर लिख दूं, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं, क्या काइनेटिक एनर्जी लिख सकते नहीं लिख सकते बताओ, काइनेटिक एनर्जी। और न्यूमेरिकल्स को जब आप सॉल्व करोगे तो याद रखिएगा, अगर वोल्टेज दे दे, दिस इज वेलोसिटी, व्हाट इज दिस, दिस इज वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह अगर पोटेंशियल डिफरेंस दे दे तो याद रखना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन होता है Q इंटू में V। ये वाला V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वाला V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। बात आगे समझ में नहीं आ गई, फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, आर नोट इज इक्वल टू 2kZe² अपॉन में कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से हमारे को न्यूक्लियर साइज के बारे में पता चलेगा कि न्यूक्लियर साइज होता कितना है। न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले पर बेस्ड एकदम लास्ट में निकाले जाएंगे, क्लियर है वाली बात। आइए, इसके अलावा एक चीज और होगी, इंपैक्ट पैरामीटर। ध्यान से सुनिएगा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इंपैक्ट पैरामीटर। इसके बारे में भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है इंपैक्ट पैरामीटर। ये क्या होता है, वापस आते हैं एक बार एक्सपेरिमेंट पे, बेटा ध्यान से बताना मेरे को। देखो छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ अल्फा पार्टिकल तो कैसे निकले थे कि सर सीधे, कुछ अल्फा पार्टिकल किसी एंगल पर मुड़ गए थे सर, और एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो वापस अपनी जगह आ गया था। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, कहां से अल्फा पार्टिकल वापस कहां से आया, यहां से। तो सर ये तो सेंटर हो गया न्यूक्लियस का, बिल्कुल। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी, जो अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है वेलोसिटी वेक्टर के साथ में। दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, और ये क्या है बताओ, ये क्या है बताओ, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज नोन एज इंपैक्ट पैरामीटर, ये कहलाएगा इंपैक्ट पैरामीटर। अब सुनना ध्यान से, मैं दो केस ले रहा हूं, केस नंबर 1, केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2। बताओ इंपैक्ट पैरामीटर कौन से केस में ज्यादा है, कि सर सेकंड वाले में। और सेकंड वाले में क्या ये वाला जो एंगल है स्कैटरिंग एंगल, ये कम होता जाएगा नहीं होता जाएगा बोलो, क्यों सर, जितनी दूर जाते जाओगे पार्टिकल सीधे निकलते जाएंगे, बिल्कुल। पास आते जाओगे तो पार्टिकल स्कैटर्ड होते जाएंगे, यानी एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब बी का वैल्यू जितना कम, थीटा का वैल्यू उतना ज्यादा। बी का वैल्यू जितना कम, थीटा का वैल्यू उतना ज्यादा होता है। ये वाली लाइन याद रख लीजिएगा, बी का वैल्यू जितना कम, थीटा का वैल्यू उतना ज्यादा। यहां बताओ इस वाले अल्फा पार्टिकल के लिए बी का वैल्यू कितना है, कि सर इसके लिए तो बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। दैट मींस इस वाले केस के लिए बी का वैल्यू कितना हो गया, 0। तो थीटा कितना हो गया बताओ, थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। यानी जब बी 0 है, बी का वैल्यू कम है, तो थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। 180 से ज्यादा पे थोड़ी आया था कोई भी, अरे यार सबसे ज्यादा एंगल ही कितना डिग्री था तुम्हारे पास में, 180 डिग्री। तो हम लोगों ने लिख दिया। बोलो बात आ गई, समझ में नहीं आ गई, क्लियर है यहां तक। अब बात ध्यान सुनना बेटा, इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला याद रख ले, अगर तेरे को रह जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे पहले वाला फॉर्मूला बोल के बता दे, कि ZE² अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर, यही था ना। क्या सर यहाँ 2 और था, बस 2 की जगह यहां पर एक चीज आ जाएगी, कोट थीटा बाई 2। कितनी आ जाएगी, कोट थीटा बाई 2। ये कहलाता है इंपैक्ट पैरामीटर, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से भैया, सेंटर से। और एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा, स्कैटरिंग एंगल। बोलो यहां तक अगर क्लियर है तो हमारा रदरफोर्ड मॉडल क्लियर हो जाता है बहुत बढ़िया तरीके से। अब दो सवाल जो मेरे मन में आते हैं, आई होप आपके भी आते होंगे, कि सर क्वेश्चन नंबर 1 तो यह है कि इसने गोल्ड फॉइल का यूज क्यों किया।
रीजन नंबर 1 तो मैंने आपको बता दिया, इसको दुचका के सबसे पतला बनाया जाता है जिससे यह एटम की भांति व्यवहार करता है, अपने को लगेगा कि यह एटम है। पॉइंट नंबर 2, हीलियम का न्यूक्लियस हल्का होता है जिसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, और गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस भारी होता है। गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस कैसा होता है भैया? भारी होता है। गोल्ड फॉइल हैवी न्यूक्लियस रखता है, इसीलिए हम लोग गोल्ड फॉइल का यूज करते हैं, क्योंकि भैया अगर हैवी न्यूक्लियस नहीं होता तो ये अल्फा पार्टिकल इसमें लाद दे के पहले तो इसको भगाता और उसकी जगह खुद बैठ जाता कि भैया अब अपना राज है, अपनी गद्दी, अपनी सरकार। इसीलिए गोल्ड फॉइल ली इसने। गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस क्या है? हैवी। तो अल्फा पार्टिकल छोटा सा है। ओ भैया डर के मारे चला गया, समझा क्या? बोल समझ गया? इसलिए किसका यूज करते हैं? गोल्ड फॉइल का। दूसरी बात कि सर यार मैं सोचता हूं, ये कौन सोचते हैं? अमृतसर सोचते हैं। कैसे सोचते हैं? दिमाग से। मैं सोच रहा था उस दिन बैठे बैठे कि यार मतलब इसने सब चीज बताई यार, मुझे बड़ा अफसोस हुआ पर्सनली कि रदरफोर्ड यार इलेक्ट्रॉन के बारे में क्यों नहीं बता पाया। पर्सनली मुझे अफसोस हुआ। फिर मैंने सोचा यार इसने ध्यान नहीं दिया, क्या चक्कर पड़ेगा। हमें आज स्ट्रक्चर पता है कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं एक ऑर्बिट में, ठीक है। यार अल्फा पार्टिकल जब निकला होगा, अल्फा पार्टिकल कैसा होता है बता? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? नेगेटिव। तो ये जब निकला होगा तो अल्फा पार्टिकल ने देखा नहीं होगा कि क्या रे पॉजिटिव जा रहा है, धर लो इसको। अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं या नेगेटिव? हाँ, धर लिया। कुछ अल्फा पार्टिकल गायब भी तो होने चाहिए थे, नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड बहुत जबरदस्त रखी गई थी। 5.5 मेगा मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, और अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहे भैया सूता सूत। जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया, इतनी देर में तो निकल जाता, जितनी देर में पकड़ता इतनी देर में तो निकल जाता। इसीलिए इलेक्ट्रॉन पर इसका ध्यान नहीं गया बेचारे का, और ये साबित कर दिया ना इसने, गलत हो गया। तो यहां पर भैया रदरफोर्ड हमारा खत्म हो जाता है। रदरफोर्ड एकदम बिल्कुल क्लियर। अब शुरू करते हैं नील्स बोर की कहानी, हमारी जुबानी। तैयार हैं आप हमारे साथ में? बिना एनर्जी लॉस हुए जल्दी धुआंधार पढ़ते रहिए नील्स बोर की कहानी। नील्स बोर जो थे भैया वो बहुत ही बढ़िया आदमी थे। किया ये गए सबसे पहले रदरफोर्ड की लैब में, और इन्होंने अच्छे से बारीकी से ऑब्जर्व किया कि यार रदरफोर्ड ने क्या क्या मिस्टेक्स की थी, और उनके बारे में कुछ पता चलाया। उसके बाद बहुत सारी रिसर्च करने के बाद इन्होंने 3 पोस्टुलेट दिए। कितने पोस्टुलेट दिए भैया? 3 पोस्टुलेट्स। नंबर 1, इन्होंने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता रहे तो उसकी एनर्जी में लॉस नहीं होगा। एनर्जी में लॉस कम होता है जब वो अपना ऑर्बिट चेंज करेगा, यानी घूमते 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 घूमते। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करने के लिए एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता। दूसरी बात जो इन्होंने सोची वो ये सोचा कि भैया बीच में क्या है बताओ? कि सर बीच में तो न्यूक्लियस है, और आसपास कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स। पॉइंट नंबर 1 याद रखिएगा, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स कहलाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। आगे बात समझ में? और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा यहां पर? कूलम फोर्स। कैसे? आइए समझते हैं। आ जाओ तुम तो यहां पर आओ। देखो सुनो, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भैया ये रही आपके पास में एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस है, इस पर चार्ज कितना होता है? प्लस का Ze। ओके सर, इस तरीके से एक फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन मान लिया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लो आप एक पर्टिकुलर कोई r, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं घूमते घूमते अंदर आ रहे हैं, नहीं, इलेक्ट्रॉन तो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। अच्छा सर, हाँ। अब सुन, फर्स्ट पोस्टुलेट इन्होंने क्या दिया कि भैया जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो बल लगेगा। कौन सा? कूलम बल। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या लगेगा? बल, कूलम बल। बता कूलम बल कितना होता है? अभी बताया मैंने तेरे को, जल्दी बता दे नहीं तो घूंसा दे दूंगा निकल के। कूलम बल बराबर किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सर ये फोर्स कौन सा है? अबे तू यार पागल है, जब भी कोई चीज घूमेगी तो कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। याद रख ले, इसकी वैल्यू होती है mv² अपॉन में r। ओके सर। और कूलम बल का फॉर्मूला भी आपने बताया के। Q1 कितना है? कि सर Q1 तो है Ze। Q2 कितना है? कि सर E, तो E लिख दे अपॉन में r²। तो फॉर्मूला क्या बना बताओ? KZe² अपॉन r² इज इक्वल टू mv² अपॉन r। कौन सा पोस्टुलेट कहलाता है? ये फर्स्ट पोस्टुलेट कहलाता है। किसका? बोहर का। सेकंड इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं मर्जी आ गई उसी ऑर्बिट में घूम रहा है, कि इसमें घूम रहा है, मन में कर रहा तो चलो आज यहां पर घूम लेते हैं। नहीं 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 नहीं,
इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है, क्योंकि एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करने के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। आप अगर क्लास 12th में हो तो 11th पास कर ली होगी, तभी तो 12th में हो। समझ में आ रही है? कोई 8th में है तो वो 8th का रहेगा, 9th में है 9th का रहेगा, जिसके पास जो एनर्जी वो उस क्लास में रहेगा। सेम इसी तरह इलेक्ट्रॉन अगर नीचे है तो नीचे वाले एनर्जी में घूमता रहेगा, ऊपर है तो ऊपर वाले में घूमता रहेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल में घूमते हैं। अब सर कौन से में घूमते हैं? अब सुन, इसके लिए इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम, किसकी बात कर रहा हूं, जिनका एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन टाइम्स होता है किसका बेटा, h/2 का। एंगुलर मोमेंटम एन टाइम्स होगा h/2 का। सर ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? जब भी कोई चीज घूमती है तो उसके पास एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंगुलर मोमेंटम। फॉर्मूला याद रख ले तो यहां पर अगर आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो फॉर्मूला याद रख, mvr इज इक्वल टू nh/2 बोल, बात आ गई? समझ में नहीं आ गई? ये दोनों इक्वेशंस को अच्छी तरीके से याद कर लेना, ये दोनों इक्वेशंस को अच्छे तरीके से याद कर लेना। थर्ड पोस्टुलेट की बात करते हैं, आ जाओ कि सर थर्ड कैसे, मतलब थर्ड इसने कहा कि भैया अगर कोई इलेक्ट्रॉन नीचे पड़ा हुआ है, उसका मन चाहता है कि वो ऊपर वाली क्लास में चला जाए, चाह सकता है। और कोई इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर है और वो चाहता है कि वो नीचे आ जाए, आ सकता है। अच्छा सर, बिल्कुल। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से, मान ली ये वाला एनर्जी लेवल तो क्या है En1, और ये वाला एनर्जी लेवल क्या है बोल, En2। कैसे सर, समझ में नहीं आ रहा? ये ले, एक एनर्जी लेवल ये रहा और दूसरा ये रहा, यही बनाया हुआ है मैंने। इसको इरेज कर देता हूं ना तो देख सीधी लाइनें आएंगी। इसको इरेज कर रहा हूं मैं एक बार, इस तरीके से मैंने दो लाइन बना दी, ये लोअर एनर्जी लेवल और ये वाला हायर एनर्जी लेवल। समझ गया ना बात को? अब सुन, ये है लोअर एनर्जी लेवल, ये है हायर एनर्जी लेवल। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में रह रहा है, यानी सर ये यहां पर रह रहा है, अगर ये ऊपर जाना चाहेगा तो इसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो इसको तू एनर्जी दे दे तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है सर, कितनी एनर्जी दूं, इसमें से इसको माइनस कर दे, मतलब डेल्टा ई, मतलब कितनी एनर्जी देगा, डेल्टा ई। और सर अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आना चाहेगा तो एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। ऊपर से नीचे आने के लिए, पुरानी कक्षा में आने के लिए आपको फेल होना पड़ेगा, तो पहली कक्षा में आ सकता है, तू आ जा, ले ये ले। एनर्जी क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। यहां एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और यहां एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। अब बात को जरा ध्यान सुनिएगा। अगर आपने हमारा वन शॉट वाला वीडियो देखा है, किसका, डुअल नेचर ऑफ लाइट का, तो आपको एक बात समझ में आएगी। नहीं देखा तो अभी जाकर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उससे तगड़ा वीडियो भाई मैं सच बता रहा हूं, मैंने बहुत बार देखा, मुझे बड़ा मजा आया देख के। बहुत जबरदस्त वीडियो बनाया था। जिस तरह ये वाला वीडियो भी बहुत तगड़ा होने वाला है, उसी तरह वो वीडियो भी बहुत तगड़ा है। जाकर देखिए वन शॉट, किसका, डुअल नेचर ऑफ लाइट रेडिएशन का। ठीक है, उसमें सुनिएगा ध्यान से क्या था। चल छोड़ तू, तो मेरी बात ध्यान सुन। इलेक्ट्रॉन क्या खाता है, इलेक्ट्रॉन खाता है फोटोन। इलेक्ट्रॉन क्या खाता है, इलेक्ट्रॉन खाता है फोटोन। क्या खाता है, फोटोन। तो ये एनर्जी किसके रूप में खाएगा, फोटोन के रूप में। रिलीज कैसे करेगा, फोटोन के रूप में। अच्छा, खत्म हो गई कहानी। और फोटोन की फ्रीक्वेंसी होती है सर, बिल्कुल होती है। तो यहां से जो फॉर्मूला निकल करके आएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। ओके सर, और डेल्टा ई क्या होता है बता, डेल्टा ई बराबर En2 माइनस En1 इज इक्वल टू एच। न्यू की जगह लिख दो तुम C/λ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तीन इसके पोस्टुलेट हैं। कितने पोस्टुलेट हैं, 3 पोस्टुलेट्स हैं। किसके भैया, बोहर के। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है, कूलम फोर्स के इक्वल होता है। पोस्टुलेट नंबर 2, इलेक्ट्रॉन उन्हीं फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 का n टाइम्स होता है। n क्या है यहां पर, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, 1 2 3 4। पहले ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3। एच क्या है बोलो, प्लांक्स कांस्टेंट। एच क्या है यहाँ पर, प्लांक कांस्टेंट। वैल्यू याद रख लेना, 6.62 गुणा 10⁻³ जूल इनटू सेकंड। आ गई बात समझ में, क्लियर है क्या ये वाली बात? एच का वैल्यू ये होता है हमारे पास। अब सुनिएगा आप लोग ध्यान से, जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर एनर्जी लेवल में रहना पसंद करेगा। किस में रहना पसंद करेगा, लोअर में। मतलब सर समझे नहीं, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दे तू, दे दी सर, कहां जाएगा, ऊपर। ऊपर रुकेगा केवल और केवल ये कितनी देर,
10⁻⁸ सेकेंड। कितनी देर रुकेगा? 10⁻⁸ उसके बाद एनर्जी फेंक करके तुरंत वापस आ जाएगा नीचे। नीचे क्यों आ जाता है? क्योंकि इसको नीचे काम करना नहीं पड़ता। ऊपर जाएगा तो काम करना पड़ेगा, नीचे आएगा तो काम करना नहीं पड़ेगा। यानी इलेक्ट्रॉन जब नीचे आ जाता है तो मस्त रहता है भैया, बिंदास। ऊपर जाता है तो काम करना पड़ता है, तो इसको एनर्जी देके ऊपर भेज भी दे तो ये वापस कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब सुनना, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को खाता है यानी एब्जॉर्ब किया इसने, क्या किया इसने? एब्जॉर्ब। और जब ऊपर से नीचे आया तो एनर्जी क्या कर दिया इसने? इमिट कर दिया। और यहां से आपके पास स्पेक्ट्रम बनते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब, मैंने मान ले मैंने यहां से लाइट जलाई, तो लाइट जलाने के बाद यहां पे तेरे को कुछ पैटर्न दिखाई देगा लाइट का, उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को खा करके ऊपर जाता है तो उस स्पेक्ट्रम को कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो एनर्जी को एमिट करता है और उससे जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम कहलाता है? एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। एमिशन स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है। अब यहां से आइए रदरफोर्ड वाली बात पर। रदरफोर्ड तो क्या कहता था कि सर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो तो सभी सर्कुलर पाथ पे मोशन करता करता नीचे आएगा, यानी ऐसे आएगा। तो उसका स्पेक्ट्रम तो कैसा मिल रहा था बताओ? कंटिन्यूअस। कैसा मिल रहा था बताओ? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल रहा था। बोर ने क्या कहा? ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, इलेक्ट्रॉन यहां रह रहा है, उसके बाद सीधा इसमें आएगा नीचे, बीच में गैप है। बीच में क्या है? गैप। ऐसा नहीं कि यहां 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 हर बारी स्पेक्ट्रम दे रहा है, स्पेक्ट्रम नहीं देगा। तो बोर ने कहा कि जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो कैसा होता है? डिस्क्रीट या नॉन कंटिन्यूअस। यानी स्पेक्ट्रम इसके बाद यहां पर आएगा, बीच में गैप दिखाई देगा, फिर नीचे जाएगा तो बीच में गैप दिखेगा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं इमिट करेगा। तो जो स्पेक्ट्रम हमारे को दिखाई देता है उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम कहलाता है? एमिशन स्पेक्ट्रम। जिस तरह इंसानों के अंदर अलग अलग फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना भैया, तेरा फिंगरप्रिंट अलग, मेरा फिंगरप्रिंट अलग, इसी तरह गैसेस के भी फिंगरप्रिंट अलग होते हैं। कि सर गैस के भी फिंगरप्रिंट होते हैं? बिल्कुल, एमिशन स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होती है? अलग अलग कलरफुल लाइन होती है। जैसे मान लो इस तरीके से पट्टी ले ली हमने, ब्लू पट्टी दिख गई, ग्रीन दिख गई, येलो दिख गई, भैया ये फलाना गैस है। ये हरी दिखी, ये नीली दिखी, ये पीली दिखी, ये दूसरी गैस है। ये रेड, ये ऑरेंज, ये पर्पल, ये दूसरी गैस है। इस तरीके से इनके पैटर्न होते हैं। जिस तरह आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पता लगा लेते हो एच का मतलब हाइड्रोजन। ऐसे ही जब आप बड़ी बड़ी क्लासेस में पढ़ने जाओगे कभी, तो आप इस तरीके के पैटर्न देखोगे, हरा पीला लाल, चलो हटाओ फलाना गैस, लाल पीला नीला ढिमका गैस। आई बात समझ में नहीं आई? तो इसको बोलते हैं बेटा क्या? स्पेक्ट्रम। एक कंसेप्ट क्लियर हो गया आपके कि स्पेक्ट्रम बन कैसे रहा है। अब बोर ने इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की रेडियस यानी जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस, और एनर्जी, तीनों की कैलकुलेशन की। तीनों के फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। देखो नंबर 1, सबसे पहले हम निकालेंगे रेडियस। देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू 0.529 इंटू में n स्क्वायर अपॉन z, और यूनिट रहेगी बेटा एंगस्ट्रॉम। यूनिट क्या रहेगी? एंगस्ट्रॉम। कहां से आया ये? वहीं से सोल्व करके आया दोनों इक्वेशंस को। अभी नीड है नहीं हमारे को, है ना, दे ही नहीं रखा डेरिवेशन, इसलिए हम सीधा वैल्यू याद रखेंगे। R इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z। बोहर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसके लिए किया? हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू कितना होता है? 1। हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू कितना होता है? 1। लिख देता हूं यहां। तो पहली कक्षा की रेडियस अगर निकालना चाहूं, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट बताओ कितनी होगी? 0.529। फर्स्ट के लिए n बराबर 1 लिखो, मतलब ये आ गई सर। ओके, मैं कहूं सेकंड ऑर्बिट की रेडियस बताओ, तो R2 इज इक्वल टू 0.529, n की जगह लिखोगे सेकंड का स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। मैंने कहा थर्ड ऑर्बिट की रेडियस निकालो, तो R3 इज इक्वल टू कितना होगा? 0.529 इंटू में 3 स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। बोलो भैया बात आ गई समझ में? नहीं आ गई? क्लियर है? अब सुन यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड ऑर्बिट की रेडियस बताओ। ये बता देना, मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट, सेकंड
अबे चौक गिर गई। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्बिट की रेडियस का रेशो बताओ। क्या बताओ? रेशो। तो रेशो कैसे निकालेंगे बता, आ जा देख। R1 रेशो R2 रेशो R3। अब एक चीज ध्यान से देखना तो, सर ये 0.529 क्या ये R1 के बराबर है? बिल्कुल R1 के बराबर है। इसका मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4R1 लिख दूं मैं इसको? बिल्कुल R1 लिख दो। और ये भी सर R1 के बराबर है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9R1। अच्छा अच्छा अच्छा, 1R1 4R1 9R1, तो रेशो कितना आ जाएगा? 1 रेशो 2 का स्क्वायर रेशो 3 का स्क्वायर रेशो डैश डैश डैश। ऐसे याद रख ले, तेरे को आसानी रहेगी। 1 4 9। अब मैं कहूं हाइड्रोजन एटम की फोर्थ तथा फिफ्थ ऑर्बिट की रेडियस का रेशो बताओ। 4 और फिफ्थ की सर, तो 4 के लिए 4 का स्क्वायर, फिफ्थ के लिए फिफ्थ का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना? 16, फिफ्थ का स्क्वायर 25। निकाल देगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन के लिए ही क्वेश्चन बनेगा। अगर हीलियम या लिथियम के लिए बन जाए तो हीलियम के लिए Z का वैल्यू 2 रख देना और लिथियम के लिए कितना रख देना? 3। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलो एक बात और मुझे बताओ, रेडियस जो है n बढ़ाने पर बढ़ती है, यानी पहला रेडियस n1, दूसरा रेडियस 4, तीसरा रेडियस 9, सीधा सीधा गैप बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इक्वल डिस्टेंस पे होता है सर, एक फिर दूसरा यहां होगा फिर तीसरा 9 पर होगा, इस तरीके से रेडियस बढ़ती जाती है। क्लियर है? अब हम निकालेंगे कि भैया यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन सर कितनी स्पीड से मूव करता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कितनी स्पीड से मूव करता है, तो स्पीड निकालेंगे। अब स्पीड का फॉर्मूला याद कैसे रखेगा? देख मुझे बता तू, एक चैनल है ना राउंड टू हेल करके, उसमें है ना एक छोरा है, उसका नाम है जैन। क्या नाम है? जैन। अगर वो टीचर होता तो वो बता कैसे पढ़ाता। अगर वो टीचर होता तो वो कैसे पढ़ाता, देख सुन कि भैया वी क्या होती है? स्पीड। क्या होती है? स्पीड। और स्पीड कैसे निकालेंगे? टेबल सुना रहे दो की, 2 चिक्की 18, 2 चिक्की 18, 2 6 जा 18, 2 6 जा 18, 2 चिक्के 18। कौन सुनाता ऐसी टेबल? ऐसी टेबल सुनाता जैन। कौन सुनाता? जैन। और फिर यूं कहता शाबाश बेटा ट्यूशन आता है मेरे पास, 2 6 जा 18। तो ये टेबल तेरे को ऐसे ही याद रखनी है। कैसे याद रखेगा? 2 6 जा 18। कौन सिखा रहा है? जैन। अक्सर हमने ये पाया कि ये वाला फॉर्मूला बच्चे गलत कर देते हैं कि Z अपॉन एन, एन अपॉन जेड। अभी तो एक और आएगा तो कंफ्यूजन हो जाता, तो याद रखना जैन सिखा रहा है। और ये बहुत तेज स्पीड से भागा था, तो मीटर पर सेकंड। जैन का चैनल है ना, बहुत तेज भागा था, मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड से? 2 6 जा 18 से। बोल बेटा समझ में आ गई बात नहीं आ गई? अच्छा सर मजा ही आ गया। अब बता क्या ये पूरा कांस्टेंट रहेगा? बिल्कुल। तो V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया किसके? N के। N का वैल्यू बढ़ा दे, V का वैल्यू कम होता जाएगा। मतलब सर, मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में चक्कर लगा रहा है उसकी स्पीड तो बहुत तेज होगी, और जो इलेक्ट्रॉन दूर है वो आराम आराम से घूमेगा। वो आराम आराम से घूमेगा। इसका मतलब सर जो आराम आराम से घूम रहा है, मतलब उसको काम करना पड़ रहा है कि भैया धीरे घूम रहा हूं। ये न्यूक्लियस तो क्या चाहता है कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को घुमा के पटक दूं। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर पसर गया। इलेक्ट्रॉन कौन घुमा रहा है? बोल, न्यूक्लियस। क्या इस इलेक्ट्रॉन को काम करना पड़ रहा है? नहीं करना पड़ रहा, ये तो आगे भैया फैल गया, घनन 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 घनन। और जैसे जैसे तू दूर जाएगा, जैसे जैसे तू दूर जाएगा, तो न्यूक्लियस चाहता है कि मैं इन वाले इलेक्ट्रॉन को भी भाई साहब नचा के पटक दूं, लेकिन इनके पास में एनर्जी है, तो ये मना करते हैं, भैया देख चैंटे मत मेरे से। ये क्या करते हैं? मना करते हैं, मैं घूम रहा हूं धीरे धीरे, चैंटे मत, फालतू जिद बहस मत करे। तो ये आराम आराम से घूमते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में आना पसंद करता है, क्योंकि यहां पर तो भैया काम करना पड़ेगा ना। कोई बिल्कुल मद्दड़ी है तुम्हारी तरफ, भाई साहब पसर जाओ, घुमा भैया, वो घुमाया जा रहा, घुमाया जा रहा, समझ में आ रही बात नहीं? तो याद रख लेना, स्पीड कब बढ़ती है? स्पीड बढ़ती है जितनी पास होगा, जितनी पास होगा स्पीड उतनी ज्यादा, जितनी दूर होगा स्पीड उतनी कम। आगे बात समझ में? स्पीड के बाद अब सर आप कह रहे हो कि इसके पास एनर्जी ज्यादा कम, तो एनर्जी का फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं, आ जाओ। एनर्जी। अच्छा सर एनर्जी के बारे में बताओ। अब मैं क्या बताऊं, तू ही बता। इलेक्ट्रॉन के पास जो टोटल एनर्जी होगी वो किस किस से मिलकर बनी होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रॉन के पास जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी सर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनाते हैं, आजा आजा बेटा आजा। देख सुन, ये क्या है कि सर ये तो इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, प्रोटॉन यानी Ze। डिस्टेंस कितनी सर, डिस्टेंस तो r है, r0 भी मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये है सर प्लस में और ये किस में है बोलो, माइनस में। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K(Q1Q2)/r। कितना होता है, K(Q1Q2)/r। U बराबर K, Q1 कितना है Ze, Q2 कितना है माइनस के E, तो यहां माइनस का आएगा और E को मल्टीप्लाई करेगा तो E²/r। कि सर समझ नहीं आया, एक सेकंड रुक जा रुक जा। पहले जो मैंने लिखाया था ना तेरे को फर्स्ट पोस्टुलेट, उसमें था कूलाम बल, फोर्स के बारे में बात कर रहा था। फोर्स में आता है नीचे r², प्लस साइन प्लस हो या माइनस हो डजंट मैटर। यहां पोटेंशियल एनर्जी तो प्लस और माइनस मैटर करेगा और नीचे आता है r। क्लियर, ठीक है, डन। बढ़ू आगे, आ जा। बता सेकंड पोस्टुलेट क्या था कि सर mv²/r इज इक्वल टू, चल फर्स्ट वाला बता दे kZe²/r²। कि सर ये क्या कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाल रहा हूं तेरे लिए सिर्फ, बता कितना होता है, हाफ mv²। ओके, r से r गया, हाफ से मल्टीप्लाई करना है, यहां पर कर दिया, यहां भी कर दे। क्या हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी बन गई, क्या हाँ सर बन गई। कितना आया बता, हाफ kZe²/r। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी निकालने के लिए ये दोनों वैल्यू पुट करो। कि सर पुट क्या करो, ये तो दोनों प्लस होंगे, ये तो दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे, लेकिन सर इसमें तो साइन माइनस का है तो माइनस कर दे। अब सुन, एक तो कितना है कि सर एक तो है kZe²/r और आधा कितना है, आधा भी kZe²/r, लेकिन दोनों के साइन एक प्लस है और एक माइनस है तो माइनस होगा मेरे पास में। तो एक में से आधा जाता है, कितना बचता है, आधा। समझ में आया, 1 में से हाफ गया, कितना बचेगा, हाफ। क्या बचेगा कि सर kZe²/r, यानी टोटल एनर्जी बनेगी हाफ kZe²/r। अब ये तो एक है ना और ये कितना है, आधा, एक में से आधा गया, कितना बचा, आधा। माइनस वाला ज्यादा है तो आंसर किस में आएगा हमारा, माइनस में। ओके सर, कितना आ गया, हाफ kZe²/r। ये क्या आ गई, ये आ गई टोटल एनर्जी। ये क्या आ गई भैया, ये आ गई टोटल एनर्जी। अब सवाल आता है, टोटल एनर्जी कैसी आई है, नेगेटिव। कैसी आई है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से अभी बंधा हुआ है, अभी पूरी तरह से आजाद नहीं हुआ, फ्री नहीं हुआ है। फ्री कब होगा, जब इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। और भागेगा कब, जब इसकी एनर्जी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। फ्री कब होगा, जब एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, 0। तो याद रख लेना, जब भी एनर्जी नेगेटिव होती है मतलब वो उससे बंधा हुआ है, तभी तो वो चक्कर लगा रहा है यार। अब सोच, पास वाला तेज तेज चक्कर लगा रहा है मतलब ज्यादा बंधा हुआ है, मतलब इस पास वाले की एनर्जी ज्यादा नेगेटिव में है। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो उनकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है, लेकिन है अभी भी नेगेटिव में, पॉजिटिव नहीं हुई है। नेगेटिव का मतलब बंधा हुआ। क्लियर हो गई बात, नहीं हो गई ये वाली। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। आर का वैल्यू बताओ कितना है, कि सर 0.529 n²/z। तो यहां आर की जगह जैसे ही मैं ये सारी वैल्यू पुट करूंगा तो नीचे तो कितना आएगा, n², और z आएगा तो z से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सारा डेटा तेरे को याद रखना है, सॉल्व करने के बाद ई का वैल्यू आता है -13.6 इंटू में, ऊपर आएगा z²/n², यूनिट होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला याद रख ले। कैसे आया बेटा, सुन, आर की वैल्यू ये रही, वैल्यू इसके अंदर पुट कर दे। पुट करेगा तो सब कुछ कांस्टेंट है, ये सब कुछ कांस्टेंट को सोल्व करने के बाद ये वाला आंसर आएगा। सर हमें करके दिखाना है, नहीं दिखाना है, क्या करेगा दिखा के, बस सीधी वैल्यू पुट करना, आंसर लिख देना, सोल्व नहीं करना कि काटा पेटी करनी। अबे 12th क्लास में पढ़ रहे हो तुम लोग यार, सोल्व करेगा क्या इसको, है कि सर सोल्व कर देंगे एक बार, नहीं करना सोल्व। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही। एनर्जी भी किस पे डिपेंड करती है, एन पे, यानी वेलोसिटी की जैसी होगी नहीं होगी एनर्जी। तो ये 3 फॉर्मूलाज मैंने आपको पढ़ाए, रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी। अब बढ़ते हैं हम इसके आगे वाले टॉपिक की ओर। एक बार थोड़ा सा समरी ले लेते हैं। बोर का एटॉमिक मॉडल जो है उसमें इसने 3 पोस्टुलेट दिए, प्लस क्या बताया, कितनी स्पीड से चल रहा है, रेडियस कितनी है और एनर्जी कितनी है। ये सारी बातें किसने बता दी, बोहर ने बता दी।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है एनर्जी का, E इज इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन N²। अब सुनिए यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं कि भैया हाइड्रोजन परमाणु के लिए या हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से आप एनर्जी फाइंड कीजिए। तो वापस वही प्रोसेस लगाएंगे हम लोग। नंबर 1, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए तो एन की वैल्यू कितनी लिखूंगा 1, और E1 इज इक्वल टू बताओ कितना होगा -13.6। हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू होता है 1, फर्स्ट ऑर्बिट N के लिए 1, तो आंसर कितना आया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर आपसे कहे कि हाइड्रोजन की सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड करो, तो सेकेंड ऑर्बिट कितनी होगी बताओ। E2 इज इक्वल टू -13.6 1 अपॉन N की जगह कितना पुट करेंगे इस बार 2, तो 2 का स्क्वायर, तो बताओ कितना आएगा। इसको सोल्व करने पर आता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप भी सीधा याद रखिएगा, बाकी सिंपल डिवीजन है तो डिवाइड कर सकते हो, नो डाउट। क्लियर। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछें कि थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी बताइए, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ लिख दीजिएगा 3, कितना आएगा बताओ -13.6 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, कितना आएगा इसको सोल्व करने पर -1.81। अभी डिवाइड करना है, माइनस के 13.6 में किसका डिवाइड करेगा 9 का। कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। अबे कर लेना चुपचाप और याद कर ले वाली वैल्यू, तेरे को ट्रिक बता रहा हूं सीधी, याद कर ले -13.6 -3.4 -1.81। नेक्स्ट आजा। ओहो गलत, तेरे चक्कर में -1.54। फोर्थ के लिए कितना आएगा बता, n बराबर 4, तो E4 इज इक्वल टू -13.6 इंटू 1/4 का स्क्वायर, इसको सोल्व करने पर आता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर तेरे से 5 ऑर्बिट की पूछे एनर्जी तो ये लास्ट होगी, और जो आपको याद रखनी है -13.6 1/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू -0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो भाई, यहां तक आपको सीधी सीधी वैल्यूज याद होनी चाहिए किसकी, हाइड्रोजन एटम के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन अगर है ना लिथियम वगैरह के लिए अगर पूछ ले, किसके लिए पूछ ले, लिथियम के लिए निकालो, हीलियम के लिए निकालो, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी हीलियम के लिए, लिथियम के लिए 3। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई, बस इसके अलावा चौथा नहीं पूछेगा वो आपसे। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए। पॉइंट नंबर 1, अब बेटा बता नीचे वाले ऑर्बिट में एनर्जी किसमें है, माइनस में। मैंने कहा नीचे एनर्जी सबसे कम रहती है, ऊपर बढ़ते जाते हैं तो एनर्जी क्या होती जाएगी, माइनस में कम होती जाएगी। दैट मीन्स इसका हम लोग एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं, एक लाइन के थ्रू शो करते हैं। यहां लिखता हूं मैं माइनस के, रुक जा आजा, यहां लिखता हूं मैं माइनस के 13.6, फिर कितनी है बताओ कि सर फिर है माइनस के 3.4, फिर बताओ कितनी है, फिर है सर माइनस के 1.8, कहां गई 1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर कितनी है माइनस के 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर कितनी है -0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख बेटा कि सर गैप कैसे दे रहे हो आप, तू खुद देख ले, यहां से यहां तक बहुत ज्यादा गैप है, फिर धीरे 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 गैप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और इसी तरीके से अगर ये हम nth ऑर्बिट पर पहुंच जाएंगे, nth ऑर्बिट पर मतलब है अगर आप इनफाइनाइट पे पहुंच जाते हो, n की वैल्यू कितनी पुट कर देते हो इनफाइनाइट, तो एनर्जी कितनी हो जाती है 0। अच्छा सर, अब मैं पीछे से कनेक्ट करना चाहूंगा, बताओ नेगेटिव एनर्जी क्या बताती थी कि भाई इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, अगर एनर्जी 0 हो गई इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है। और जो आपका इस तरीके से लिखते हो ना आप हाइड्रोजन, इसको बना दिया तुमने H+, इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब एनर्जी 0 हो गई। अब सोच अगर हाइड्रोजन में, सोच बेटा अगर हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है तो बता एनर्जी कितनी होगी इसके पास, कि सर माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं हाइड्रोजन को आयन बनाना चाहूं, क्या करना चाहूं, हाइड्रोजन को आयन, ये बना दिया, देख पॉजिटिव आयन बना दिया, तो इसको बनाने के लिए मुझे कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन को आयन बनाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मैं देखूंगा कि हाइड्रोजन पे कर्जा कितने का है, कि हाइड्रोजन से पूछा मैंने कितने का है, तो क्या बोल रहा है कि सर माइनस के 13.6 का है।
तो मुझे इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? प्लस में 13.6 देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? प्लस में 13.6 एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी। और मैं इसको अगर प्लस में 13.6 दे दूंगा तो इसके पास टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। इसका मतलब हाइड्रोजन को आयन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं उसको? आयोनाइजेशन एनर्जी। याद रखना बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। बोलो क्लियर? ब्राइटनेस थोड़ी तेज हो गई थी, उसको कम करके आए भाई। आगे बात समझ में नहीं आ गई? एक और होती है एक्साइटेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी? एक्साइटेशन एनर्जी। सुनो, ये बेटा जो n बराबर 1 है इसको तो बोलते हैं ग्राउंड एनर्जी लेवल। कौन सा एनर्जी लेवल कहलाता है ये? ग्राउंड एनर्जी लेवल। इसके अलावा जितने भी होंगे कि n बराबर 2 से लेकर के आगे तक, ये सारे कहलाते हैं एक्साइटेशन एनर्जी लेवल। कौन से एनर्जी लेवल कहलाते हैं? ये एक्साइटेशन एनर्जी लेवल। अगर मुझे आयन बनाना है तो इतनी एनर्जी प्लस में दे दो, अगर मुझे खाली एक्साइट करना है तो उसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी। एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। फर्स्ट का मतलब हो गया n बराबर 1 से इलेक्ट्रॉन को कहां पर लेकर के जाना है? n बराबर 2 में लेकर जाना है। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? यहां पर कितनी एनर्जी है कि सर माइनस के 3.4, माइनस यहां कितनी एनर्जी है? माइनस के 13.6। तो ये किस में हो जाएगी? प्लस में 13.6। इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हाइड्रोजन की फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी आ गई। यानी फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेज में भेजने के लिए एनर्जी कितनी होगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर सेकंड पूछेगा तो इसमें से माइनस कर दो, 1.51 में से कितना माइनस कर देना? 13.6। तो 12 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। अगर फोर्थ पूछे, फिफ्थ पूछे तो उसमें अपन क्या करते जाएंगे? माइनस करते जाएंगे। तो दो तरह की एनर्जी आपको याद रखनी है। नंबर 1 आयोनाइजेशन एनर्जी और नंबर 2 कौन सी? एक्साइटेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन आयन बनाने के लिए, एक्साइटेशन एक्साइट करने के लिए। अब आपको याद होना चाहिए एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? ऊपर, एब्जॉर्ब करने के बाद। तो स्पेक्ट्रम कौन सा मिलता है? एब्जॉर्प्शन, जो ब्लैक कलर का होता है। हमें किस में इंटरेस्ट है? हमें इंटरेस्ट है एमिशन स्पेक्ट्रम में। तो अब ध्यान रखना, यहां अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे और उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरी दी। अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरी दी और क्या बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से पहले एनर्जी लेवल में आ जाता है, कहां से भैया? कहीं से भी किस में आ जाता है? पहले में आ जाता है। तो इस सीरीज को हम कहते हैं लाइमन सीरीज। कौन सी सीरीज कहते हैं भैया? लाइमन सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी सेकंड ऑर्बिट में आया, कौन से ऑर्बिट में आया? सेकंड में। कहां से आ सकता है बताओ? सेकंड के बाद कौन आता है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5। कि सर 1 से आ सकता है? 1 से नहीं, हायर से आना चाहिए। तो 3 से किस में आ जाए? 2 में, 4 से 2 में, इनफाइनाइट से 2 में। तो ये सीरीज कहलाती है आपके बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज बोलते हैं इसको। कहीं से भी अगर n बराबर 3 में आ गया तो ये कहलाएगी आपके पाश्चन सीरीज। कौन सी सीरीज कहलाएगी? यह पाश्चन। और कहीं से भी अगर n बराबर 4 में आ गया तो ये कहलाएगी ब्रैकेट। और कहीं से भी अगर 5वें में आ गया तो ये कहलाती है फुंड। बस इतनी ध्यान रखनी है। n बराबर 1 में आया लाइमन, 2 में आया बामर, 3 में आया पाश्चन, 4 में आया ब्रैकेट, 5 में आया फंड। आगे बात समझ में नहीं आ गई? बाकी हमारे फिजिक्स में मैं सोचता हूं 3 तक काम हो जाना चाहिए, बाकी आप 5 याद रख सकते हो। अब सुनिए, इन सीरीज के लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे? वेवलेंथ फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे भैया? वेवलेंथ फाइंड करेंगे। क्यों सर, क्यों फाइंड करेंगे वेवलेंथ? अब तू वापस कनेक्ट करना चाहता हूं मैं शुरू से। याद करो, इलेक्ट्रॉन क्या खाता है? फोटोन। क्या फोटोन की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है? बिल्कुल होती है। कितनी लिखी थी? न्यू। तो याद है तेरे को फॉर्मूला? डेल्टा ई बराबर क्या लिखा था मैंने? एच न्यू या एच सी अपॉन लेमडा। वहीं से हम लोग क्या फाइंड करेंगे? लेमडा। और लेमडा फाइंड करने के लिए एक साइंटिस्ट ने फॉर्मूला दिया जिसको रिडबर्ग कहते हैं। वो फॉर्मूला कितना है? आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर।
किसने दिया भैया? ये रिडबर्ग ने दिया। इसका डेरिवेशन लास्ट में करेंगे हम लोग, पहले सीरीज समझ लेते हैं। आई बात समझ नहीं आई? किसने दिया भैया? ये रिडबर्ग ने दिया। कैसे दिया? 1 मिनट में बता दूंगा तेरे को, चिंता मत कर, फॉर्मूला याद रख ले। आर क्या है सर? यहाँ आर है रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.097। आर की जो वैल्यू है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। कितनी होती है? 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। समझ गया? अब सुन सर, व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज द वेवलेंथ। व्हाट इज जेड? जेड इज द एटॉमिक नंबर। अगर ये फॉर्मूला मैं तेरे से पूछूं लाइमन के लिए लगाओ, किसके लिए लगाओ? लाइमन के लिए। तो लाइमन के लिए n1 कितना होता है? 1। n1 कौन सा होता है? जिसमें आता है इलेक्ट्रॉन। n2 कौन सा होगा? जिसमें से इलेक्ट्रॉन आएगा, जहां से आएगा। इलेक्ट्रॉन कहां से आता है? अब सवाल पूछे जाते हैं बेटा, बहुत बढ़िया बढ़िया, कि एक इलेक्ट्रॉन n बराबर यानी 3 से किस में आ रहा है? 2 में आ रहा है। तो उसके लिए वेवलेंथ फाइंड करो। क्या फाइंड करो उसके लिए? वेवलेंथ। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, एक क्वेश्चन में करके बता रहा हूं आपको। 1/λ इज इक्वल टू आर। जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 मान लूंगा मैं। किस में आ रहा है बताओ? 2 में आ रहा है। 2 का स्क्वायर माइनस कहां से आ रहा है? 3 से। 1/λ इज इक्वल टू आर 1/4 माइनस 1/9। 1/λ इज इक्वल टू आर। एलसीएम लो कितना आया? 36। 9 माइनस 4, तो 1/λ इज इक्वल टू आर। 9 में से 4 गए 5/36। अब सुन बेटा कि सर आर की वैल्यू पुट कर दे, कतई मत करना। अगर तेरे से वेवलेंथ पूछे तो मत करना। अगर तेरे से वेव नंबर पूछता है तो इसी को वेव नंबर बोलते हैं। 1/λ को ही क्या कहते हैं बेटा? वेव नंबर। अब अगर तेरे से वेवलेंथ पूछता है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। कर दे उल्टा। कैसे करूंगा बता? लैम्डा बराबर 36/5 आर। लैम्डा बराबर कितना आया? 36/5 आर। अब तू आर की जगह 1/r की वैल्यू याद रख ले बेटा, 912 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 912 एंगस्ट्रॉम। न्यूमेरिकल्स के लिए यही वाला डेटा तेरे को याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आ गया 5/36। अबे आर ऊपर कैसे आ गया? रुक जा, आर ऊपर नहीं आना चाहिए मेरे। अरे ये रहा देख रहा, खतरनाक आदमी, मैं भी भूल गया था। ये आ गया नीचे। आर की जगह लिख देना। 1/r की जगह कितना लिखेगा? 912। तो 912 से गुणा करना, 5 से डिवाइड करना, हटो बच्चों, कहानी खत्म। अब सुन सवाल की ट्रिक। तुम्हारे से दूसरा सवाल जो पूछेगा वो ये पूछेगा कि बामर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करो। कौन सी फाइंड करो? शॉर्टेस्ट या लार्जेस्ट? अब सर ये क्या होती है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी? और दूसरी पूछता है कौन सी? लार्जेस्ट। अगर तेरे से बामर में पूछता है तो बामर में n1 की वैल्यू तो तुम्हें पता चल गई कितनी होगी? 2। बामर के लिए n1 की वैल्यू कितनी होगी? 2। अगर तेरे से शॉर्टेस्ट पूछ लेता है, शॉर्टेस्ट का मतलब होता है दूर से। कोई चीज छोटी कब दिखाई देती है? जब बहुत ज्यादा दूर होती है। दूर कितनी दूर होगी बता? इनफाइनाइट पर। अगर शॉर्टेस्ट पूछ रहा है मतलब क्या कह रहा है तेरे से कि भैया इनफाइनाइट से निकालो। और अगर लार्जेस्ट पूछ रहा है, देख मेरा हाथ तेरे को लार्ज नजर आ गया, लार्जेस्ट पूछ रहा है तो लार्ज कब होगा? जब बिल्कुल पास आ जाएगा। पास आ गया तो कैसा हो गया? लार्ज। दूर चला गया तो कैसा हो जाएगा? बिल्कुल छोटा। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? तो शॉर्टेस्ट और लार्जेस्ट। लार्जेस्ट का मतलब 2 है तो 2 का मतलब यहां पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात आ गई? समझ में नहीं आ गई? 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात, ये जितनी भी सीरीज हैं ये कौन से विजन में आती हैं, कौन से सीक्वेंस में आएंगी? सुनना। अब हमारे पास रेज होती हैं बहुत सारी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेव्स बहुत सारी हमारे पास में, गामा, एक्स रेज बहुत सारी हैं। तू तो याद कर ले खाली। बामर सीरीज आती है तेरे विबग्योर में। किस में आती है? विबग्योर। विबग्योर का मतलब विजन वाली लाइट, जिसको लाइट बोलते हैं अपन, जिसको देख सकते हैं। विबग्योर। वी से पहले क्या आएगा? अल्ट्रावायलेट। तो सर बामर से पहले वाली जो सीरीज है लाइमन, लाइमन किसके अंदर आती है? अल्ट्रावायलेट के अंदर। और ये तीनों किस में आएंगी? ये तीनों आएंगी तेरी रेड। रेड के बाद कौन सी होती है? इंफ्रारेड। तीनों किस में आएंगी तुम्हारे? इंफ्रारेड के अंदर आएंगी। बोलो भाई, बात यहां तक समझ में आ गई हो तो? क्लियर है वाली बात? तो यहां पर आपका लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड और सवाल कैसे बनते हैं
शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे पूछेगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसे पूछेगा, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर की है। आर की वैल्यू याद नहीं रखनी, 1/r की वैल्यू याद रखोगे न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए। तो ये था हमारा बोर का एटॉमिक मॉडल और ये पूरी कंप्लीट हो जाती है आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर। इससे पहले भी हम कई वीडियोस डाल चुके हैं जो वन शॉट है क्लास 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम में प्योर, है ना, EMI का बहुत सारे हैं, उनको जरूर देखिएगा। इसके बाद मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वन शॉट में। अगर आप भी IIT या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिए तैयारी अब जीत की, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं IIT और नीट के बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स। क्वेश्चंस देखते ही हल्के सी हो जाता है सॉल्व। वहां हम बता रहे हैं बढ़िया बढ़िया शॉर्ट ट्रिक्स, वहां एकदम बिल्कुल आपको आसान भाषा में पढ़ाया जा रहा है। और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए लाइव क्लासेस हैं, प्लस कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर भी हैं। और बीच बीच में इस चैनल पर आपको मिलते हैं आसपास हो रही साइंस से रिलेटेड शॉर्ट्स, तो उनको देखते रहें। फिर मिलते हैं हम आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत